हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं राजेश सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 10th का हिस्ट्री जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। पिछले के वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का अध्ययन काफ़ी डिटेल्स के साथ किया है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका शीर्षक होगा भारत में राष्ट्रवाद। अगर इस चैप्टर का आप गहन अध्ययन करिएगा तो सबसे पहला जो पॉइंट बनता है इस चैप्टर में वो है राष्ट्रवाद के बारे में। तो राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं और यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वह क्या है? राष्ट्रवाद। तो देखिए राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय, अर्थात ऐसी राष्ट्रीय चेतना का उदय जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण का आभास हो। ठीक है? जब कोई देश के लोग अगर स्वतंत्र रहना चाहता है, ठीक है? सामाजिक एकता के साथ रहना चाहता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है? चलिए, राष्ट्रवाद के उदय के कारण, तो कहता है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय विविध शक्तियों और कारणों के सहयोग का परिणाम था, जिसे निम्नलिखित वर्गों में बाँटकर अध्ययन प्राप्त किया जा सकता है। पहला कारण क्या है देखिए, राजनीतिक कारण, ठीक है? तो कहता है कि भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में विभिन्न कारणों का योगदान रहा, परंतु सभी किसी न किसी रूप में ब्रिटेन सरकार की प्रशासनिक नीतियों से संबंधित थे। ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों से संबंधित थे। ये लाइन शायद 2 बार है। ब्रिटिश शासक साम्राज्यवादी नीति के पोषक थे। ठीक है? ब्रिटिश शासक जो थे वो क्या थे? साम्राज्यवादी नीति के पोषक थे। कहता है कि महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा के साथ ही सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गए। इस घटना के कुछ हद तक भारत को एक राष्ट्रीयता की लहर आई, जिसको कुचलने के लिए सरकार ने कई दमन चक्र जो है चलाए। हैं? तो भारत के लोगों में जब राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, तो इसको दमन करने के लिए, ठीक है, जो अंग्रेज के सरकार थे, जो ब्रिटेन के सरकार थे, उन लोगों ने जो है कई दमनकारी नीति अपनाए। नहीं, चलिए हम कौन-कौन सी नीति अपनाए हम पढ़ेंगे आगे और अब हम लोग क्या देखते हैं इसका अगला टॉपिक, ठीक है? राजनैतिक कारण था, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? आर्थिक कारण। नहीं, तो कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीतियाँ अपनाई, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि और कुटीर उद्योगों को काफ़ी धक्का लगा। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप किसानों, कामगारों और अन्य वर्गों की स्थिति निरंतर जो है बिगड़ती चली गई। ठीक है? इसके बाद देखिए क्या है सामाजिक कारण। कहता है कि राष्ट्रवाद के उदय में ब्रिटिश सरकार की प्रजाति भेद की नीति भी महत्वपूर्ण कारक थी। अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ समझते थे एवं भारतीयों को हेय दृष्टि से देखते थे। ठीक है? यहाँ तक कि विदेशों में भी भारतीयों के साथ अच्छे बर्ताव नहीं किया जाता था। कहता है कि दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों पर कई तरह के कानूनों एवं प्रतिबंध लगाए जा चुके थे। भारत में तो उनके साथ भारतीयों को रेलगाड़ियों में यात्रा नहीं करने दिया जाता था। रेलगाड़ी में, कल्बों में, सड़कों पर और होटलों में अंग्रेज भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। इससे भारतीय जनता में अंग्रेजों के प्रति जो है क्या हुआ? घृणा का भाव जागृत हुआ। ठीक है? इसके बाद धार्मिक कारण भी है। देखिए, विश्व में किसी भी देश में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में धर्म सुधार आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 19वीं शताब्दी में अनेक महापुरुषों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की। इन महापुरुषों में राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के नाम उल्लेखनीय है। इसके अलावा विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, चार्ल्स विकिन्सन्स आदि यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय धर्म ग्रंथों का, ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद किया। इससे भारतीय के हृदय में अपने धर्म के प्रति निष्ठा की भावना जागृत हुई। इन सुधारकों ने एकता, समानता एवं स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाकर भारतीय जनजीवन में नई चेतना का मंत्र फूँक दिया। फलतः राष्ट्रवाद का क्या हुआ? उदय हुआ। ठीक है? अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर संबंधों की विवेचना करें। मतलब प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 ईस्वी में, उसमें भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ था, उसके साथ क्या अंतर संबंध था, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है? तो देखिए, कहता है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। प्रारंभ के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी दल के नेतृत्व में थी। इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली तथा जापान एक ओर तथा जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी एवं तुर्की दूसरी ओर थे। ठीक है? यह काल जो है मुख्यतः राष्ट्रवाद का परिपक्वता का काल था। उग्रवादियों जिनमें तिलक भी शामिल थे, ने भी युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया, क्योंकि उन्हें आशा थी कि युद्ध के पश्चात
ब्रिटेन भारत में स्वशासन के संबंध में ठोस कदम उठाएगा, किंतु भारतीय शीघ्र ही निराश हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ब्रिटेन युद्ध में अपने उपनिवेशों एवं हितों की रक्षा करने में लगा हुआ है। ठीक है? इसके बाद क्या है देखिए, कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर संबंधों को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। इस काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली। साथ ही साथ राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने भारतीयों से पूछे बिना भारत को युद्ध में एक पार्टी बना दिया। साथ ही साथ ही साथ भारत के संसाधनों का अपने हित के लिए जो है ढर्ले प्रयोग किया। नहीं, इससे भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति विरोध करने का जो है जज़्बा पैदा हो गया। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए करा कि यद्यपि मुस्लिम लीग अंग्रेजी सरकार की बांदी थी, परंतु प्रथम यहाँ महायुद्ध के घटनाओं के कारण इसे अंग्रेज कांग्रेस के समीप आना पड़ा, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी सहायता मिली। ठीक है, इसके बाद क्या है देखिए, कह रहा है कि इस महायुद्ध के कारण मुस्लिम विशेषकर मुस्लिम लीग अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया, क्योंकि महायुद्ध की समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ जो है बहुत बुरा बर्ताव किया था। नहीं, तो ये था प्रथम विश्व युद्ध का जो भारत में आंदोलन हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, उसका अंतर्संबंध है। ठीक है? इन्हीं सब के कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन हुए, वो क्या हो गए, काफ़ी उग्र हुए और अधिक हुए। ठीक है? अभी हम लोग इसी में एक पॉइंट जानेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। ये रॉलेट एक्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए रॉलेट एक्ट के आधार पर अंग्रेजी सरकार कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हो गए थे कि वह कोई भी भारतीय व्यक्ति पर अदालत में बिना मुकदमा किए उस भारतीय को कारावास में बंद कर सकती थी। ठीक है? तो रॉलेट एक्ट एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अंग्रेज के द्वारा किसी भी भारतीय व्यक्तियों पर जब मन चाहे, ठीक है, बिना मतलब का किसी पर जो है मुकदमा लगाकर उसे जो है जेल में डालने का अधिकार प्राप्त था। तो यह जो प्रक्रिया है वह क्या है? रॉलेट एक्ट है। ठीक है? सिंपल सी बात है, अगर ऐसे भारतीयों के साथ हो तो उसका विरोध तो तय है। इसलिए जो है रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ। तो देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह। ठीक है? तो ये क्या है, महात्मा गांधी एवं अन्य नेताओं ने रॉलेट एक्ट को अनुचित, स्वतंत्रता का हनन करने वाला तथा व्यक्ति के मूल अधिकारों की हत्या करने वाला बताया। ठीक है? इस एक्ट के विरोध के लिए गांधी जी की अध्यक्षता में एक सत्याग्रह सभा आयोजित की गई और गिरफ्तारियां भी दी गई। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई। कई जगहों पर आंदोलन हिंसात्मक हो गया। विरोध की अंतिम परिणाम जो है या परिणति बोल सकते हैं, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में हुआ। ठीक है? इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम लोगों को जानने के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग अगर भारत में रहते हैं तो ये जो हत्याकांड था इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? क्या कह रहा है कि 6 अप्रैल की देशव्यापी हड़ताल के बाद 9 अप्रैल, यहाँ पे अप्रैल होगा, ठीक है? 1919 को 2 स्थानीय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू होगा यहाँ पर, को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। ठीक? जहाँ जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर ने बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्ण चल रही सभा पर गोलियां चलाकर, मतलब गोलियां चलाने का जो है हुक्म दिया, जिसमें लगभग 1000 लोगों की हत्या हो गई या कर दी गई। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है? अगर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो जो अंग्रेजी सरकार हुआ करती थी उस समय, उन्होंने कहा था कि जलियांवाला बाग में 379 लोग मारे गए हैं, जबकि ऐसा नहीं था। उसमें हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग जो है मारे गए थे। ठीक है? क्या है देखिए, इस नरसंहार के विरोध में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि है उसको त्याग दी। नहीं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी पद से त्याग दे दिया और गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी। ठीक है? तो गांधी जी को कौन-सा उपाधि मिला था? तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि मिला था, जिसको क्या किया? त्याग दिया। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? नहीं, तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के हार के बाद उसके सुल्तान को अपने शेष प्रदेशों में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया। भारत के मुसलमानों को यह दुर्व्यवहार जो है पसंद नहीं आया। अतः भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए जो है खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। नहीं, अब देखिए खिलाफत आंदोलनकारियों ने 3 सूत्री मांग पर तैयार हुआ।
देखिए 3 सूत्री मांग जो है पत्र तैयार किया। पहला पत्र क्या था? तो कहता है कि तुर्की के सुल्तान जिसको क्या कहा जाता था? खलीफा को पर्याप्त लौकिक अधिकार प्रदान किए जाए ताकि वह इस्लाम की रक्षा कर सके। दूसरा क्या था? देखिए दूसरा है अरब प्रदेश को मुस्लिम शासन मतलब खलीफा के अधीन किया जाए और तीसरा था खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए और 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। तो यहाँ पर जितना लाइन है सभी क्या है इम्पोर्टेंट है। हम लोगों को जो है लाइन बाय लाइन पढ़ना है और नोट्स बनाना है। ठीक है? इसके बाद देखिए क्या है? कह रहा है असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। नहीं, तो देखिए असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहता है असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रथम शांतिपूर्ण जन आंदोलन था। नहीं, असहयोग आंदोलन के कारण, क्या कारण थे असहयोग आंदोलन के बारे में? असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे। कहता है जब भारतीय समाज के हर वर्ग में अंग्रेज के प्रति असंतोष और आक्रोश था, तब ऐसे किसी आंदोलन की जो है कहता है सख्त ज़रूरत पड़ी जो जन जागृति के साथ ही अंग्रेज़ों के शासन की नींव को हिला सके। साथ ही रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार, पंजाब में मार्शल लॉ, खिलाफत आंदोलन, वस्तुओं की उच्च कीमत, सूखा और महामारी इत्यादि कुछ बड़े कारण थे जिसकी वजह से 1920 से 22 के मध्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। हालाँकि असहयोग आंदोलन जो है अपने प्राथमिक लक्ष्य जो है स्वराज की प्राप्ति तक नहीं पहुँच सका, लेकिन इसके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम जो है सामने आई जो कि निम्न है। अब असहयोग आंदोलन के क्या-क्या परिणाम हुए उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए नेशनल कांग्रेस के लिए ये शक्ति प्रदर्शन के जैसे साबित हुआ। इस आंदोलन में इस आंदोलन से ये बात स्पष्ट हुई कि देश की जनता कांग्रेस के साथ है और स्वराज का विचार रखती है। ठीक है? अभियान में पर्याप्त संख्या में मुस्लिमों का योगदान था और हिंदू-मुस्लिम एकता भी इस अभियान का मुख्य आकर्षक था, जो कि इसके बाद हुए नागरिक अवज्ञा आंदोलन में नहीं देखा गया। ठीक है? इसके बाद है देखिए गांधी जी के असहयोग आंदोलन को स्थगित करने तक आंदोलन ने अपना प्रभाव दिखा दिया था। देश का युवा, बच्चा या बुजुर्ग कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति, हर किसी में देश की स्वतंत्रता और अपने अधिकारों के प्रति जागृति आ चुकी थी। ठीक है? इससे भारतीयों में गुलामी मानसिकता भी समाप्त होने लगी थी। उन्हें देश के लिए त्याग और संघर्ष की प्रेरणा मिलने लगी थी। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ, उसका क्या कारण था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण, सबसे पहला कारण क्या है? कहता है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार आंदोलन के दौरान जनता के उत्साह को देखकर यह लगने लगा कि अब एक आंदोलन आवश्यक है। ठीक है? सरकार ने मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अस्वीकार कर दी थी। इससे असंतोष व्याप्त था। इस चौरा-चौरी कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी को। एकाएक रोकने से निराशा फैली थी। उस निराशा को दूर करने के लिए भी यह आंदोलन आवश्यक प्रतीत हो गया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि चौरा-चौरी कांड कब हुआ था? तो क्या हो जाएगा? 1922 ईस्वी में। ठीक है? चौरा-चौरी कांड के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। 1929 की आर्थिक मंदी भी एक कारण था। हम लोग जानते हैं कि 1929 में क्या हुआ था? आर्थिक मंदी हुआ था। इसके बाद है कि क्रांतिकारी आंदोलन को देखते हुए क्या करा देखिए क्रांतिकारी आंदोलन को देखते हुए गांधी जी को डर था कि कहीं समस्त देश हिंसक आंदोलन की ओर न बढ़ जाए, अतः उन्होंने नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाना जो है आवश्यक समझा। ठीक है? देश में सांप्रदायिकता की आग भी फैल रही थी। इसे रोकने के लिए भी एक आंदोलन आवश्यक था। 30 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया में वायसराय के सम्मुख अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यंग इंडिया का लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी, ठीक है? तो यहाँ से क्या कह रहा है कि 30 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया में वायसराय के सम्मुख नहीं 11 मांगे रखी और शासन को चेतावनी दी कि वह मांगे माने अन्यथा आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के मांग पत्र के अंश निम्नलिखित है। ठीक है? देखिए, क्या-क्या वो 11 को मांग था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। संपूर्ण मद्य निषेध, मतलब संपूर्ण भारत में क्या हो, ये जो मद है जिसको हम लोग शराब कहते हैं वो बंद हो जाए। विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग पर 4 पेंस रख दी जाए। नहीं, मतलब विनिमय का दर घटना चाहिए। ज़मीन का जो है लगान आधा कर दिया जाए और उस पर काउंसिल का नियंत्रण रहे। इसके बाद है नमक कर को समाप्त कर दिया जाए और सेना के खर्च में कम से कम 50% की कमी हो और विदेशी कपड़ों के आयात पर निषेध कर दिया जाए। ठीक है? चलिए, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए। तो देखिए इस आंदोलन में पहली बार बड़ी संख्या में भारतीयों ने भाग लिया, जिसमें मज़दूर व किसानों से लेकर उच्च वर्गीय लोग तक थे। इस आंदोलन में करबंदी को प्रोत्साहन दिए जाने के फलस्वरूप किसानों में भी राजनीतिक चेतना एवं अधिकारों की
मांग के लिए संघर्ष करने की क्षमता का विकास हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि ब्रिटिश सरकार को 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है पारित करना पड़ा। अब हम लोग जानेंगे साइमन कमीशन के बारे में, ठीक है? तो यह 1919 एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि 10 वर्षों के पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा होगी, परंतु समय से पूर्व ही नवंबर 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया, जिसने आमतौर पर साइमन कमीशन कहा जाता है, ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे दांडी यात्रा के बारे में। नहीं, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक। दांडी यात्रा फिर दांडी मार्च बोल सकते हैं। कब से शुरू हुआ था? तो 12 मार्च से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। तो क्या कहता है देखिए, हम लोग जानते हैं, कहता है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। 12 मार्च 1930 ईस्वी को नहीं, साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ, कितने अनुयायी के साथ? 78। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि दांडी यात्रा में कितने अनुयायी थे गांधी जी के साथ? कितना हो जाएगा? 78। समुद्र तट तक गांधी जी ने ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। 24 दिनों में 250 किलोमीटर की पदयात्रा के पश्चात 5 अप्रैल को वह दांडी पहुँचे तथा 6 अप्रैल को समुद्र से पानी नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। ठीक है? आंदोलन का कार्यक्रम इस प्रकार था देखिए, हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया जाना, छात्र स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार करें, विदेशी कपड़ों को जलाया जाना चाहिए, सरकार को कोई कर अदा नहीं किया जाना चाहिए, औरतों को शराब की दुकानों के आगे धरना देना चाहिए और वकील अदालत छोड़े तथा सरकारी कर्मचारी पद का त्याग करें। नहीं, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नमक सत्याग्रह का प्रसार। तो देखिए, एक बार जब गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़कर इसकी रस्म कर दी, तो नमक कानून तोड़ने का सत्याग्रह पूरे देश में प्रारंभ हो गया। कहाँ-कहाँ नमक कानून टूटा उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है? कहता है कि तमिलनाडु के तंजौर के समुद्री तट पर ने क्या करा है कि सोचारो, तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य तक की नमक यात्रा की, मतलब नमक यात्रा हुई। इसके बाद है मालाबार में के कल्पन ने कालीकट से कालीकट से जो है नमक यात्रा की। इसके बाद जो है पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान के सामाजिक और राजनीतिक सुधारों ने पठानों में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। अब इसमें क्या है देखिए, कह रहा है कि इन्हें बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो था खान अब्दुल गफ्फार खान, उसे जो है बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है देखिए, उन्हें खुदाई खिदमतगार नामक, उन्होंने जो है खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन को संगठन की स्थापना की। इसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद है सोलापुर में गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रारंभ हुए आंदोलन ने भयंकर विद्रोह का रूप धारण कर लिया। यहाँ हड़ताल में हजारों मील मजदूरों ने भाग लिया। नहीं, इसके बाद है देखिए, नमक सत्याग्रह में सबसे तीव्र प्रतिक्रिया धरासना में हुई। यहाँ सरोजिनी नायडू, इमाम साहब आदि के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, जिस दौरान व्यापक दमन का सहारा लिया गया। नहीं, इसके बाद है बंगाल में चौकीदारी एवं यूनियन बोर्ड विरोधी आंदोलन चलाया गया। गुजरात के विभिन्न तालुकों में करबंदी आंदोलन प्रारंभ हुआ। असम में कुख्यात कनिंघम सर्कुलर के विरोध में छात्रों ने एक शक्तिशाली आंदोलन चलाया। मणिपुर एवं नागालैंड में रानी जो है गैडिन ल्यू ने प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान किया और हर घर में लोग चरखे काटे और सूत बनाए। ठीक है। इन सभी कार्यक्रमों में सत्य एवं अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाए, तभी हम पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो सकती है। तो ये था नमक आंदोलन के प्रभाव, ठीक है। अब देखिए, बिहार में भी आंदोलन का प्रसार हुआ था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कहता है कि बिहार में समुद्र तट नहीं होने के कारण चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ। सिवान जिले में चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन का नेतृत्व गंगा प्रसाद राय ने किया। बाद के दिनों में यह आंदोलन जो है गया, भागलपुर, मुंगेर, बाढ़, मोकामा, बड़हरिया, बेगूसराय आदि क्षेत्रों में फैल गया। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया तथा नंगी हड़ताल का भी आयोजन किया। चलिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे गांधी-इरविन पैक्ट के बारे में। ठीक है। तो कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजों को समझौते करने के लिए बात किया। सरकार को गांधी के साथ समझौता वार्ता करनी पड़ी। नहीं, जिसे गांधी-इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जो 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुई थी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। नहीं, तो क्या करा देखिए, करा कि जब स्वामी सहजानंद ने किसान सभा का नेतृत्व करना शुरू किया, तब 1928 के बाद बिहार में किसान आंदोलन और भी शक्तिशाली हो गया। 1933 ईस्वी एवं 1935 के बीच में बिहार के 10 जिलों में लगभग 500 किसान सभाएँ आयोजित की गई। 1937 में हाजीपुर में
जो है प्रांतीय किसान सम्मेलन के साथ-साथ इन जिलों में सैकड़ों छोटी-बड़ी किसान सभाएँ भी आयोजित हुई। पटना में 88, गया में 38, मुंगेर में 57, शाहाबाद में 39, भागलपुर में 22, दरभंगा में 38, मुज़फ्फरपुर में 43, सारण में 19, पूर्णिया में 13 तथा चंपारण में 21 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बिहार आकर किसान आंदोलन को बल प्रदान किया और 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। ठीक है? अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताइए। नहीं, तो देखिए अंग्रेज और चंपारण जो कि बिहार में ही है, कि किसानों के बीच एक करार के अनुसार किसानों को खेती के 3/20वें भाग पर नील की खेती करनी पड़ी। मतलब 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा खेत में जो है क्या करना है, नील की खेती करना था। पर किसान इससे करना नहीं चाहते थे। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर इस कुप्रथा को रोकवा दिया। ठीक है? यह सत्याग्रह जो है चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसी के बाद हुआ था खेरा आंदोलन। ठीक है? देखिए गुजरात के खेड़ा जिला में गांधी जी ने लगान की माफ़ी के लिए किसानों की मांग का समर्थन किया, क्योंकि सन 1917 में जो है अधिक बारिश के कारण खरीफ फसल को व्यापक क्षति पहुँची थी। लगान जो है कानून के अंतर्गत ऐसी स्थिति में लगान माफ़ी का प्रावधान नहीं था। सरकार ने इस आधार पर यह मांग अस्वीकार कर दिया। अतः 22 जून 1918 को यह गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया, जो वस्तुतः 1 महीने तक जारी रहा। इसी बीच रबी की अच्छी फसल होने और सरकार द्वारा भी दमनकारी उपाय समाप्त करने से स्थिति बदली और गांधी जी ने सत्याग्रह समाप्त करने की घोषणा की। यही सत्याग्रह खेरा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है? अब इसी में होगा मोपला विद्रोह के बारे में, यहाँ पर मोपला होना चाहिए, ठीक है? तो क्या करा है देखिए आधुनिक केरल राज्य के मालाबार तट पर भी किसानों का एक बड़ा विद्रोह ने मोपला विद्रोह कहा जाता है। मोपला विद्रोह जो है स्थानीय पटदार और खेतिहर थे जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, जबकि स्थानीय जो है नंबूदरी एवं नायर भूस्वामी उच्च जातीय हिंदू थे। नहीं, इन्हें जो है सरकारी संरक्षण प्राप्त था एवं पुलिस एवं न्यायालय इनका समर्थन करती थी। 19वीं शताब्दी में मोपाल किसानों का लगान का बोझ बढ़ा और भूमि संबंधी अनेक अधिकार नियंत्रित किए जाने लगे। इससे उत्पन्न असंतोष ने किसानों एवं जमींदारों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी, जो दुर्भाग्यवश सांप्रदायिक हिंसा में भी परिवर्तित हो गया। ठीक है? अभी हम लोग पढ़ेंगे बारदोली सत्याग्रह के बारे में। ठीक है? तो देखिए क्या करा है, फरवरी 1928 में गुजरात के सूरत जिले के बारदोली में लगान वृद्धि के खिलाफ किसानों में असंतोष की भावना जागृत हुई। सरकार द्वारा गठित बारदोली जांच आयोग की सिफारिशों से भी किसान असंतुष्ट रहे और उन्होंने सरकार के निर्णय के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। नहीं, इसमें वल्लभ भाई पटेल की निर्णायक भूमिका रही। तो ये था बारदोली आंदोलन। अभी हम लोग पढ़ेंगे किसान सभा का गठन। तो देखिए 1920 के दशक में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में किसान सभाओं का गठन हुआ। बिहार में 1922 से 23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान का सभा का गठन हुआ था, किंतु इसे अधिक व्यापक एवं शक्तिशाली आधार 1928 ईस्वी में प्राप्त हुआ। ठीक है? जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में और पुनः 1929 में सोनपुर में किसान सभा की विधिवत स्थापना की। इस वर्ष सरदार पटेल ने बिहार की यात्रा की जिससे इस आंदोलन को बल मिला। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। नहीं, इसके बाद देखिए भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करें। ठीक है? तो करार उद्योगों के बढ़ने के साथ-साथ मजदूरों की चेतना में वृद्धि हो रही थी। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव जो है भी मजदूरों पर पड़ रहा था। 1917 में अहमदाबाद के कपड़ा मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। उनकी मांग थी कि उनके बोनस में कटौती नहीं की जाए। गांधी जी ने मजदूरों की मांगों को समझा और उसका समर्थन भी किया। मिल मालिकों को झुकना पड़ा और मजदूरों की मांग जो है मान ली गई। नहीं, 21 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। ये क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कब हो जाएगा? 1920 ईस्वी में। इसमें थोड़ा-सा डिफरेंट है। एग्ज़ाम पूछे जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो क्या देना है? 1885 ईस्वी में। लेकिन अगर पूछा जाए कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस क्या पूछा जाए? ट्रेड यूनियन कांग्रेस तब कब कब हो जाएगा? 1920। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 1885 हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए कांग्रेस द्वारा किसानों और मजदूरों को राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित किया गया। साथ ही साथ जब तक कहा कि साथ-साथ जब तक उठ रहे उनकी माँगों का समर्थन भी किया गया। ठीक है? धीरे-धीरे वामपंथी विचारों को समझा जाने लगा और उनकी लोकप्रियता ने मजदूर आंदोलन को मजबूत बनाया, जिससे ब्रिटिश सरकार की चिंता बढ़ने लगी। उसने मजदूरों के खिलाफ दमनकारी उपायों को भी अपनाया। इसी क्रम में मार्च 1929 में जो है कुछ वामपंथी नेताओं के विरुद्ध मेड़ षड्यंत्र के नाम से देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसी समय 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ। जो है इस आंदोलन में मजदूरों ने भी भाग लिया। 1931 में ऑल इंडिया
नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर संघ और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस नाम से 3 ट्रेड यूनियनों में बँट गया। नहीं, अब हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन था मेड षड्यंत्र के बारे में, तो मेड षड्यंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है? कहता है मेड षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, क्या करा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1929 ईस्वी में सारे देश में 32 कम्युनिस्ट मजदूर नेताओं को पकड़कर मेरठ लाया गया। मेरठ में उनके लिए एक विशेष जेल बनाई गई और उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। यह मुकदमा मेरठ षड्यंत्र के केस मुकदमे के नाम से जाना जाता है, ठीक है? इसके बाद है जनजातीय आंदोलन। कहता है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय आंदोलन की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 19वीं शताब्दी की तरह 20वीं शताब्दी में भी भारत के अनेक भागों में आदिवासी विद्रोह एक अस्थायी तत्व बन रहे थे। ये विद्रोह भारत के विभिन्न हिस्सों में हुए, जैसे दक्षिण भारत के गोदावरी पहाड़ियों के पुराने रंपा प्रदेशों में भी अशांति थी, जहाँ 1916 ईस्वी में विद्रोह हुआ। ठीक है? कहते हैं कि इसने 1922 से 24 में अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में होने वाले बड़े विद्रोह की भूमिका का कार्य किया। साहूकारों द्वारा शोषण, झूम खेती और जमाने से चला आ रही चराई संबंधी अधिकारों पर रोक लगाने वाले वन विभाग के खिलाफ आदिवासियों ने श्री राजू के नेतृत्व में जो है छापामार युद्ध छेड़ रखा था। इस विद्रोह को दबाने के लिए मद्रास सरकार को काफ़ी धन एवं सैन्य जो है शक्ति खर्च करनी पड़ी। अंततः 6 मई 1924 ईस्वी को राजू गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जो है गोली मार दी गई। ठीक है? सितंबर 1924 ईस्वी में विद्रोह का दमन कर दिया गया। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, देखिए जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं? नहीं, देखिए जतरा भगत का जन्म 1888 ईस्वी में झारखंड के बिशनपुर थाना के गाँव में हुआ था। ठीक है? उनके पिता का नाम कोदल उरांव और माँ का नाम लिबड़ी था। 1912 से 14 में उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ अहिंसक असहयोग आंदोलन छेड़ा और जो है लगान, सरकारी टैक्स भरने तथा कूली के रूप में मज़दूरी करने से मना कर दिया। इसके बाद है देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? तो 1917 में गुजरात मिल मालिकों ने बोनस देने से इनकार कर दिया। तब कपड़ा मिल के मज़दूरों ने हड़ताल कर दी। गांधी जी ने हड़तालियों का समर्थन किया। बाद में जो है मिल मज़दूरों के साथ खेतिहार मज़दूरों के समर्थन में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुई। ठीक है? इसके बाद है देखिए क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? कहता है सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए एओ ह्यूम को कुछ ऐसी सूचनाएँ प्राप्त हुई थी कि शीघ्र ही राष्ट्रीय विद्रोह होने की संभावना है। इसलिए ह्यूम ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन से अनुरोध किया कि वे जो है कांग्रेस की स्थापना में किसी तरह की रुकावट पैदा न करें। वे किसी ऐसी राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करना चाहते थे जिसके द्वारा वे भारतीयों की राजनीतिक एवं आर्थिक मांगों को सरकार के सम्मुख रख सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है भारतीयों में आई राजनीतिक चेतना का परिणाम था। यदि उन परिस्थितियों में भारतीय इस तरह की कोई पहल करते तो सरकार जो है इसकी अनुमति नहीं देती। किंतु संयोगवश ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हो गई जिनमें कांग्रेस की स्थापना हो गई। ठीक है? इनमें जो है कुल 72 सदस्य शामिल थे जिसके प्रारंभिक उद्देश्य इस प्रकार थे। देखिए क्या-क्या उनके उद्देश्य थे? उद्देश्य मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या-क्या उद्देश्य थे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कहता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय हित के काम से जुड़े लोगों के संगठनों के बीच एकता की स्थापना का प्रयास। ठीक है? इसके बाद है देखिए देशवासियों के बीच मित्रता का संबंध स्थापित कर धर्म, वंश, जाति या प्रांतीय जो है विद्वेष को समाप्त करना। तीसरा था राष्ट्रीय एकता के विकास सुदृढ़ीकरण के लिए हर संभव प्रयास करना। नहीं, इसके बाद है महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विषयों के प्रश्नों पर भारत के प्रमुख नागरिकों के बीच चर्चा करना एवं उनके संबंधों में परमाणु का लेखा तैयार करना। प्रार्थना पत्रों तथा समाचार पत्रों द्वारा वायसराय एवं उनकी काउंसिलिंग को सुधारों हेतु प्रयास करना। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथियों की भूमिका को रेखांकित कीजिए। ठीक है? तो देखिए, कहता है कि भारतीय आज़ादी में वाम आंदोलन का योगदान निम्नलिखित 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। वाम क्रांति की भूमिका, कम्युनिस्टों की भूमिका, समाजवादियों की भूमिका। इसके बाद क्या होगा फॉरवर्ड ब्लॉक मतलब वाम राष्ट्रवादी की भूमिका, अखिल भारतीय व्यापार संघ, कांग्रेस और किसान सभा की भूमिका। इन दोनों संगठनों में कम्युनिस्ट और समाजवादियों का प्रभुत्व। रूसी क्रांति की सफलता के बाद भारत में भी तेजी से साम्यवादी विचारों का फैलाव होने लगा, लेकिन वे समझते थे कि यह काम गलत है, अतः ये छिपकर काम करते थे। असहयोग आंदोलन के दौरान इनको अपने विचारों को फैलाने का मौका मिल गया। वे लोग उन क्रांतिकारियों से जुड़ गए जो राष्ट्रवादी थे। असहयोग आंदोलन का समाप्ति के बाद सरकार इन पर कड़ाई जो है आरंभ कर दी। वामपंथी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल हो गए। बाद में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी शहीद साम्यवादी शहीद कहे जाने लगे। अंग्रेजी सरकार द्वारा पारित पब्लिक सेफ्टी बिल जो कम्युनिस्टों के विरोध में था, ठीक है? कांग्रेस ने उसे पारित नहीं होने दिया। फलतः कम्युनिस्टों ने कांग्रेस को अपना समर्थन मान लिया। फल यह हुआ कि देश में कम्युनिस्ट आंदोलन प्रतिष्ठा
प्राप्त करने लगा, ठीक है? दिसंबर 1925 में सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर डाली। अब ब्रिटिश साम्यवादी दल भी भारतीय कम्युनिस्ट में दिलचस्पी लेने लगा। वामपंथ का प्रसार मजदूर संघों पर बढ़ रहा था, विभिन्न स्थानों पर किसान मजदूर स्थापना हुई, ठीक है? इसके बाद है मुस्लिम लीग। तो देखिए 30 दिसंबर 1906 में ब्रिटिश भारत के दौरान ढाका, वर्तमान में जिसको बांग्लादेश कहा जाता है, बांग्लादेश की राजधानी अभी ढाका है, ठीक? में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लोग में आगा मतलब लीग में आगा खां, ख्वाजा सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्नाह समेत कई नेता शामिल थे। नहीं, वर्ष 1947 में पाकिस्तान के गठन के बाद जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है क्या बन गई? मुस्लिम लीग बन गई। इसके बाद है स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें, ठीक है? देखिए क्या है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद किए जाने के कारण बहुत से नेताओं ने क्षुब्ध होकर एक अलग दल का निर्माण किया, जिसका नाम स्वराज दल रखा गया। इस दल की स्थापना देखिए 1 जनवरी 1923 ईस्वी को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू ने की। इस दल का प्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इस दल के निम्नलिखित उद्देश्य थे। क्या-क्या उद्देश्य थे इसके बारे में जानेंगे। पहला उद्देश्य था भारत को स्वराज दिलाना, ठीक है? परिषदों में असहयोग के कार्यक्रम को अपनाना और असहयोग आंदोलन को सफल बनाना, ठीक है? सरकार की नीतियों का घोर विरोध कर उसके कार्यों में अड़ंगा लगाना, जिससे उसके कार्य जो है सुचारू रूप से नहीं चल सके और सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन के लिए विवश हो जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको हम लोग अभी आरएसएस के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी मुख्य अवधारणा हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र की थी। इसकी स्थापना सन 1925 ईस्वी में हुई थी। इसके तहत हिंदू परंपराओं का पक्ष पोषण एवं महिमा मंडन करना सम्मानजनक माना गया, ठीक है? इसका प्रभाव तत्कालीन नेतृत्व वर्ग, धार्मिक सुधार आंदोलन के नेताओं एवं साहित्यों में भी नजर आता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदानों की बात क्या ही की जाए? नहीं, बिना गांधी जी का तो हमको मेरा ऐसा मानना है कि बिना गांधी जी का जो है देश आज़ाद हो ही नहीं सकता था, ठीक है? चलिए, कहता है गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कुशल नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने भारतीय समाज के पिछड़े और दलितों के वर्ग के उत्थान का हर संभव प्रयास किया। देशवासियों में राजनीतिक चेतना जागृत की तथा सत्य और अहिंसा की नीति से ही, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को मुक्त किया। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान का वर्णन निम्नलिखित है। सबसे पहला आंदोलन क्या है? सत्याग्रह आंदोलन। तो देखिए चंपारण जिले में किसान अनेक संकटों से पीड़ित थे, तब गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया और किसानों की मदद की। इसके बाद क्या है? लखनऊ समझौता। नहीं, तो महात्मा गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की वैधानिक पद्धति को स्वीकारते हुए धैर्य तथा शांति के मार्ग का अनुसरण कर कांग्रेस के दोनों दलों, उग्रवादी और उदारवादी दल का एकीकरण किया। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है? तो कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ है कि विनम्रतापूर्वक कानून की अवमानना करना। अंग्रेजी सरकार के दमन चक्र से परेशान होकर महात्मा गांधी ने 12 मार्च नहीं 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन शीघ्र ही प्रगति कर गया। धीरे-धीरे यह जन आंदोलन बन गया। इसके बाद था देखिए गांधी इरविन समझौता। कहते हैं ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन से घबरा गई। लॉर्ड इरविन ने कूटनीति से महात्मा गांधी को एक समझौते के लिए तैयार कर लिया। मार्च 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ। इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। नहीं, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन ने भी गांधी जी ने किया था। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के परिस्थितियों और ब्रिटिश सरकार के रवैये से परेशान होकर 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के निर्देशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। गांधी जी ने जो है संदेश दिया था, करो या मरो। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो क्या हो जाएगा? 1942 ईस्वी, ठीक है? और करो या मरो का नारा कब दिया गया था? तो मतलब किसने दिया था? तो क्या हो जाएगा? गांधी जी, ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को काफ़ी डिटेल्स के साथ समाप्त किया। अभी हम लोग जो है बहुवैकल्पिक प्रश्न पढ़ने वाले हैं, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके उत्तर जानने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो क्या हो जाएगा देखिए, इसका आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल 1913, ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग। इसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है किस तिथि को हुआ था? हम लोग जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। इसके बाद है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो देखिए लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में, ठीक है? इसका भी आंसर क होगा। इसके बाद है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? नहीं, तो असहयोग आंदोलन जो है सितंबर 1920 कलकत्ता। क्या हो जाएगा? सितंबर 1920 कलकत्ता, ठीक है? इसके बाद है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो
इसका जो है 1920 ईस्वी में क्या हुआ था? तुर्की के समर्थन में, ठीक है? क्या हो जाएगा? 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन में। इसके बाद है सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 ईस्वी में दांडी मार्च से या दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, ठीक है? इसके बाद है पूर्ण स्वराज की माँग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 लाहौर के अधिवेशन में पारित हुआ था, ठीक है? अभी हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो देखिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना जो है 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने किया था। किसने किया था? केवी हेडगेवार ने। नहीं, इसके बाद है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को जो है बारदोली आंदोलन के दौरान जो है सरदार की उपाधि दी गई थी। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह हम लोग जानते हैं, हुआ था 1916 ईस्वी में, ठीक है? इसका जो है देखिए आंसर भी दिया गया है यहाँ पर, आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर नहीं, कहता है कि बाल गंगाधर तिलक और यहाँ पे क्या होता है डॉट, डॉट, डॉट ने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट, ठीक है? इसके बाद होता है इसमें खाली स्थान भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे, तो महात्मा गांधी। डॉट, डॉट फरवरी को डॉट, डॉट आंदोलन स्थगित हुआ, तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है स्थगित हुआ था। इसके बाद है साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो सर जॉन साइमन था, ठीक है? इसमें इसके बाद है चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? बिहार में। और इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, तो अध्यक्ष की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको डब्ल्यूसी बनर्जी भी कहा जाता है। नहीं, इसके बाद है 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। नहीं, और खंड विद्रोह की बात किया जाए तो 1914 ईस्वी में हुआ था। अब क्वेश्चन है निम्न की मिलान करें। यहाँ पर प्रश्न थोड़ा-सा देखिए इधर-उधर हो गया है। जैसे जैसे स्तंभ अ है और स्तंभ ब है। नहीं, तो यहाँ पर जैसे क्या है एक में गांधीवादी चरण है, तो इधर अ में हो जाएगा और ब में क्या हो जाएगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, ठीक है? तो अब इसका जो होगा वह क्या होगा? तो गांधीवादी चरण की बात किया जाए तो 1919 से लेकर के 1917 तक माना जाता है, ठीक है? इसका आंसर ख होना चाहिए था। नहीं, इसके बाद है चौरा-चौरी कांड, हत्याकांड। तो चौरा-चौरी हत्याकांड जो है ये कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, ठीक है? इसका आंसर भी वैसे नीचे दिया होगा। इसके बाद है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो हम लोग पढ़े हैं, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे, वो कौन थे? तो डब्ल्यूसी बनर्जी थे। नहीं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी ही थे। इसके बाद क्या होगा बंगाल विभाजन वापस कब लिया गया था? नहीं, तो बंगाल विभाजन वापस जो है 1911 ईस्वी में लिया गया था, ठीक है? इसके बाद देखिए क्या है, हिंदू महासभा। अगर हिंदू महासभा की बात की जाए, तो हिंदू महासभा के जो है संरक्षणकर्ता थे वो क्या हो जाएँगे? मदन मोहन मालवीय। और इसके बाद है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह हम लोग जानते हैं, कब हुआ था मोपला विद्रोह? अच्छा कब हुआ था नहीं है, सीधे दिया है मोपला विद्रोह, तो केरल हम लोग बोल सकते हैं। नहीं, इसमें एक क्वेश्चन था कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो कांग्रेस के देखिए कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यूसी बनर्जी ही थे। नहीं, यहाँ पे क में थोड़ा-सा मिसप्रिंटिंग है। तो चलिए, हमने इसका आंसर बता दिया। वैसे इसका आंसर जो है नीचे भी होगा, सबका देखिए दिया हुआ होगा। 1 का ख होगा, 2 का क होगा, 3 का ग होगा, 4 का अंग होगा, 5 का च होगा और 6 का घ होगा। तो आप लोग क्या करिएगा, अपने नोटबुक से बिहार बोर्ड का जो ओरिजिनल नोटबुक है, उसको देख कर के जो है आप आंसर लिख कर के उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को काफ़ी डिटेल्स के साथ जो है सॉल्व किया। जितने क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते थे, उसको हम लोगों ने देखा। चाहे वह वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हो या रिक्त स्थान वाले प्रश्न हो या मिलान वाले प्रश्न हो या अति लघुत्तरीय प्रश्न हो या लघुत्तरीय प्रश्न हो या फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो। जैसे अगर चैप्टर के माध्यम से अति लघुत्तरीय प्रश्न कहीं पे बना, तो वह जो है जैसे मान के चलिए जिस पेज में वह क्वेश्चन था, उसी पेज से हम लोगों ने क्या किया उस क्वेश्चन को कवर कर लिया। अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से देखिएगा तो ये चैप्टर क्या है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इतिहास जैसे 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में आर्ट्स सब्जेक्ट से। आर्ट्स सब्जेक्ट में इसके बाद जैसे हिस्ट्री की बात करिएगा, तो हिस्ट्री में जो अगर सबसे ज़्यादा कहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वह जो चैप्टर है, वह क्या है? भारत में राष्ट्रवाद है। नहीं, तो इस चैप्टर से जो है काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो या कोई प्रकार के प्रश्न हो। ठीक है? तो चलिए हम लोगों ने इस चैप्टर को काफ़ी डिटेल्स के साथ समाप्त किया। जय हिंद।